हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में आज का हमारा टॉपिक है गेम थ्योरी। आज की वीडियो का एजेंडा है हमारा इसको ठीक से समझना कि गेम थ्योरी होता क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके से गेम थ्योरी को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग रिलेट करके देखेंगे कि गेम थ्योरी में रियल लाइफ एग्जाम्पल को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च जैसे सब्जेक्ट में गेम थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन, ये गेम थ्योरी जो है रियल लाइफ में ऑप्टिमाइजेशन में कहाँ पर यूज हो रहा है, किस चीज को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइजेशन में कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग एक रिलेट करके देखेंगे। और इसके साथ हम लोग ये देखेंगे गेम थ्योरी में जो जो यूज होने वाले जो टर्म्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशंस लिखे हैं इसको आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ये मैंने लिख दिया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि, और आप लोगों को नोट्स मिल जाए उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम लोग फोकस करेंगे समझने के लिए, ठीक है, कि हम लोग इसको समझ करके, क्योंकि गेम थ्योरी और ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारा जो है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि उससे हम लोग रियल लाइफ में को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं और उसको मैथ्स की तरह सॉल्व करते हैं। तो ये चीज को नहीं करके हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, इससे रियल लाइफ में हमारा क्या इफेक्ट हो सकता है गेम थ्योरी का। ओके, सो सबसे पहले है हमारा गेम क्या है। सो गेम की डेफिनेशन नॉर्मली क्या हो सकता है, गेम क्या हो है, दो पर्सन, दो टीम या फिर मल्टीपल पर्सन और मल्टीपल टीम के बीच में जो है कंपटीशन होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो गेम है। ठीक है, अब ऑपरेशन रिसर्च में क्या गेम की डेफिनेशन अलग है? नहीं, ऑपरेशन रिसर्च में भी गेम की डेफिनेशन यही है। गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी अमंग टू और मोर पर्सन एज पर सेट ऑफ रूल्स एट द एंड ऑफ विच ईच पर्सन गेट सम बेनिफिट और बेयर सम लॉस। अब गेम जो होगा ऑब्वियसली दो पर्सन, दो टीम या फिर मल्टीपल टीम्स के बीच में जो गेम होगा, तो ऑब्वियसली जो एंड में जो रिजल्ट आएगा वो दोनों में से कोई एक जीतेगा। कुछ किसी को, एक टीम को या एक पर्सन को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे टीम और दूसरे जो पर्सन होगा उसको जो है कुछ लॉस होगा, तभी वो एक गेम होता है। ठीक है, अब वो जो सेट ऑफ रूल्स है, अब हर एक गेम का एक अलग अलग रूल होता है। जैसे कि हमारा एक टेबल टेनिस है, उसका कुछ अलग रूल है, अगर चेस खेल रहे हैं तो उसका अलग रूल है। तो जो भी पर्सन और जो भी टीम गेम खेल रही है उसको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, वो जो सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं, उसको गेम कहते हैं। ठीक है, अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन इज कॉल्ड गेम। द टर्म गेम रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अब यहाँ पर क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए कि एक अगर हमारा प्राइज है तो दोनों को उसको लेना है। ठीक है, दोनों टीम को या दोनों पर्सन को उसको लेना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जैसे कि सपोज डिबेट हो रहा है और एक टॉपिक दे दिया, टॉपिक एक्स, तो अब जो दो लोग के बीच में डिबेट हो रहा है, तो डिबेट तभी हो सकता है जब एक टीम उसके एक्स के फेवर में बोलेगा और दूसरा टीम उसके अगेंस्ट में बोलेगा। अगर मान लीजिए एक टॉपिक दे दिए और दोनों ही टीम उसके फेवर में बोल रहा है तो कोई डिबेट हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को बोला गया, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए गेम में। ओके, अब गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी जो हम लोगों ने इतना सब देखा, इसी का जो थ्योरिटिकल पार्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि जो टीम है, देखिए बेसिकली हम लोग बचपन से गेम खेलते आए हैं, तो हम लोगों इतना सोचे नहीं, जो अगर कोई भी गेम खेल रहे, सपोज वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, अगर वो खेल रहे हैं तो हम लोग बस खेल लेते हैं। लेकिन अब अगर उसको स्टडीज के मामले में देखा जाए तो क्या हो सकता है, जो दो टीम है उसको डिसीजन लेना होता है कि कब क्या करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं, उनको स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है। ठीक है, जो गेम अब तक हम लोग खेलते आए हैं वो तो ठीक है, चलो हम लोग फन के लिए खेलते हैं, लेकिन सपोज अगर हम लोग कुछ अगर नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खेल रहे हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, कितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कितना क्या रूल अप्लाई करेंगे कि हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग पूरा जो उसका स्टडी है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं, मतलब अगर एक गेम है तो उसमें क्या क्या आउटकम्स है, उसको एक आउटकम को चुनने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज लगाने पड़ेगा, वो सारी चीजों को जो डेफिनेशन को पढ़ेंगे वो उसी को हम लोग बोलेंगे गेम थ्योरी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे गेम में क्या स्ट्रैटेजीज लगाना है, क्या आउटकम आएगा और क्या प्रोबेबिलिटी होगा हमारा, क्या चांसेस होगा, क्या ऑप्टिमल पाथ होगा हमारे गेम को जीतने का, वो सारी चीजों का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलेंगे गेम थ्योरी।
ठीक है। तो गेम थ्योरी स्टडीज इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग वेयर द आउटकम फॉर ईच पार्टिसिपेंट और प्लेयर डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ द ऑल। इफ यू आर अ प्लेयर इन सच अ गेम, व्हेन चूजिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रैटेजी, यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट द अदर चॉइस ऑफ अदर्स। अब ये बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ये वही चीज लिखा है कि डिसीजन लेना पड़ेगा और दो पार्टिसिपेंट है, जितना भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जो आउटकम का मतलब जैसे हम लोग सपोज एग्जाम्पल एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन में कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं, दो आउटकम, एक हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आ सकता, तो हेड और टेल, ठीक है। तो जो भी पार्टिसिपेंट है उसको अपना स्ट्रैटेजी से के साथ साथ दूसरे का भी चॉइस को देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या चूज कर रहा है, तभी वो कंपटीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ यहाँ पर गेम चल रहा है तो दो कॉम्पिटिटर है तो हर कोई अपना जीतेगा, वो तो है, अपना तो जीतना है, लेकिन साथ में दूसरे का भी देखना है कि जो दूसरा प्लेयर है उसका क्या क्या चॉइसेस है, वो उसके पास क्या क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर हम ये स्ट्रैटेजी सपोज स्ट्रैटेजी ए फॉलो कर रहे हैं और उसके पास उससे ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है, या सपोज ए का स्क्वायर कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी, अगर उसने वो लगा दिया तो मेरा स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगा। तो अपने साथ साथ दूसरे का स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। सो मुझे लगता है कि ये गेम और गेम थ्योरी से का जो डेफिनेशन है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल को तो पढ़ लिया जाता है लेकिन ये सारे डेफिनेशन को लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ गेम। सो यूज ऑफ गेम थ्योरी में क्या है, अभी जो इतनी देर से जो मैंने बोला इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेम थ्योरी का यार रियल लाइफ में तो यूज है ही है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि गेम थ्योरी कैन हेल्प्स कंपनीज टू मेक स्ट्रैटेजीज चॉइस विद इन और आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब ये जो अभी तक हमने देखा ये तो हमारा जो है आसपास के गेम्स को मैंने एग्जाम्पल में लेके देखा, और जो हम लोग बचपन से गेम खेलते आ रहे वो सारी चीज़ों का मैंने एग्जाम्पल दिया। गेम थ्योरी में क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली इसको नॉर्मली गेम में तो यूज करेंगे नहीं। कोई कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग अगर काम कर रहे हैं, हमारी खुद की कंपनी है, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज क्या क्या है, उन लोगों के पास क्या क्या स्ट्रैटेजी है, उनके पास कितने क्लाइंट्स है, कितने रिसोर्सेस है, कितने क्या है, वो सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही लिखा है कि कंपनीज को स्ट्रैटेजीज में ये जो है हेल्प करता है गेम थ्योरी। अब वो जो है स्ट्रैटेजी वो विद इन द कंपनी हो सकता है। विद इन द कंपनी मीन्स अब जरूरी नहीं है कि एक गेम तभी चले जब उसका एक कॉम्पिटिटर हो। हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं एक कंपनी है, उसकी कोई कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंपनी को जो है गेम थ्योरी का यूज होगा, क्योंकि उसको स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। सपोज आज के मंथ में उसका प्रॉफिट हो 100 रुपीज, तो वो कंपनी जरूर चाहेगा कि नेक्स्ट मंथ में उसकी कंपनी 200 रुपीज हो। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट बढ़ाना हुआ एक कंपनी में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या है स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी एक तरह का जो है गेम थ्योरी में आया। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वही कॉम्पिटिटर कंपनी स्पेशली अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। यहाँ स्पेशली अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स का मतलब ये है ना, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक है हमारा स्टेशनरी का शॉप और दूसरा है ज्वेलरी का शॉप, ठीक है। दोनों जो है शॉप है, लेकिन इसको ये एक कॉम्पिटिटर नहीं है। एक अपना स्टेशनरी का सामान बेच रहा है, दूसरा ज्वेलरी का सामान बेच रहा है, तो वो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं कहेंगे, तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगा। हाँ, वो अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, लेकिन एक स्टेशनरी वाला कभी भी एक ज्वेलरी शॉप वाले को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझेगा, ठीक है। दूसरा चीज, different situation are presented through simple games that set up hypothetical scenario means to simulate real world condition and predict a player behavior, ठीक है। प्लेयर्स का बिहेवियर और भी बाकी सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को जो है अलग अलग सिचुएशन में गेम थ्योरी में हम लोग इसको यूज करते हैं। और गेम थ्योरी कैन हेल्प्स प्रिडिक्ट हाउ पीपल बिहेव व्हेन दे आर इन अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अब लोगों का बिहेवियर देखने में भी ये काफी यूजफुल होता है। वो कहते हैं ना कि जब कंपटीशन आता है, जैसे कि एग्जाम्स आते हैं, तब पता चलता है कि मेरा दोस्त जो है वो असल में मेरा दोस्त है या फिर वो बस ऐसे नाम का दोस्त है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि गेम थ्योरी में पता चलता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जब कंपटीशन हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं कि जो गेम होता है दो लोगों का, एक को प्रॉफिट होता है और एक को कुछ लॉस होता है, ठीक है। और दो टाइप के लोग होते हैं, एक चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और दूसरा चाहेगा कि मेरा लॉस कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल एक ही गेम में, जैसे कि ये चीज एक ही गेम में हो सकता है, जैसे कि एक कॉलेज है, उसमें एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अब वो एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो आकर के ये वाली वीडियोज देख रहे हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि ये वीडियो देख करके उनका एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आए, मतलब जो उनको पता है कि वो पास तो करेंगे ही करेंगे, वो उनका अच्छा नंबर आएगा ही, लेकिन वो टॉप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो मिनिमम मार्क्स है वो ना आके मार्क्स उसका मैक्सिमाइज हो जाए। उस टाइप के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और जो दूसरे टाइप के बच्चे वो सोच रहे हैं कि नहीं, हम फेल होने से बच जाए, तो इसलिए आकर के ये वाली चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो दो टाइप का सिनेरियो है, एक चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और दूसरा चाहता है कि वो लॉस से बच जाए, मतलब फेल होने से बच जाए। तो ये दोनों चीजें अभी रियल लाइव एग्जाम्पल जो है यहाँ पे चल रही है। सो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ इज अ गेम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसमें जो हम लोग गेम थ्योरी में पढ़ने वाले। सो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ गेम। बेसिकली ये गाइस कुछ भी नहीं है। सबसे पहला टाइप है 2 पर्सन एंड n पर्सन गेम। जैसे मैंने बोला ना, गेम क्या है, 2 पर्सन, 2 टीम या मल्टीपल पर्सन मल्टीपल टीम के बीच में कॉम्पिटेटिव सिचुएशन। ठीक है, तो 2 पर्सन के बीच में या फिर n पर्सन के बीच में जो गेम होगा, जो भी सारे पॉसिबिलिटीज होंगे वो गेम का, उसको बोलेंगे 2 पर्सन गेम। और अगर 2 से ज्यादा पर्सन हुए एक गेम को खेल रहे हैं तो उसको बोलेंगे n पर्सन गेम। सो इन 2 पर्सन गेम्स द प्लेयर मे हैव मेनी पॉसिबल चॉइसेस ओपन टू देम। चॉइसेस बहुत सारे होंगे टू प्ले फॉर ईच प्ले। गेम खेलने के लिए चॉइसेस बहुत सारे होंगे, बट द नंबर ऑफ प्लेयर्स रिमेन्स ओनली 2। ठीक है, प्लेयर्स 2 ही होंगे। चॉइसेस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन प्लेयर्स 2 ही होंगे। हेंस इट इज कॉल्ड 2 पर्सन गेम। एंड इन केस ऑफ मोर देन 2 पर्सन द गेम इज जनरली कॉल्ड n पर्सन गेम। 2 से ज्यादा है तो n पर्सन गेम। ओके, सो सेकेंड टाइप है हमारा गेम का जीरो सम गेम। इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे, जीरो सम। अब देखो, एक गेम चल रहा है, या 2 पर्सन के बीच हो या फिर n नंबर ऑफ पर्सन के बीच हो, जो गेम चल रहा है, तो एंड में जो है जाहिर सी बात है कि जो पर्सन्स होंगे या जो टीम्स होगी उसको कुछ प्रॉफिट होगा, और जो अपोजिट टीम है, जो हारने वाली टीम है, उसको कुछ लॉस होगा। तो सपोज ए और बी जो है 2 पर्सन है जिनके बीच में गेम चल रहा था। जब गेम खत्म हुआ तो एंड में जो है ए को प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का +10 और बी को हुआ -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा, जिसको भी प्रॉफिट और लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस जितने भी होंगे उसको ऐड करके 10 - 10 जो होगा यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ये हो गया जीरो सम गेम। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ पीपल है, जैसे A B C D E कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ पीपल के बीच में गेम चल रहा है। जब गेम एंड हुआ तो हम यहाँ पे क्या हुआ, इसको हुआ है प्रॉफिट 40 रुपीज का। ठीक है, और बी को हुआ है लॉस 10 का, इसको भी 10 रुपीज, इधर भी 10 और ई को भी 10। ठीक है, अब अगर हम लोग 40 -10 करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जीरो सम गेम का। जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस को सबको ऐड करेंगे। किसका प्रॉफिट और लॉस, जो गेम में पार्टिसिपेट की है उसका। ठीक है, उसको ऐड करने से हमारा 0 आएगा, तो उसको कहेंगे जीरो सम गेम। ए जीरो सम गेम इज वन इन विच द सम ऑफ पेमेंट्स टू ऑल द कॉम्पिटिटर के बीच में जो भी पेमेंट हुआ इज 0 फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम इफ द सम इज पॉइंट्स वॉन इक्वल टू द सम ऑफ पॉइंट्स लॉस। ठीक है, सम ऑफ पॉइंट वॉन मतलब जैसे कि यहाँ पे 10 रुपए मिला, वॉन यानी कि प्लस हुआ है, और जो है लॉस हुआ है इधर बी को -10 से, तो 10 और 10 जो है ये प्लस और ये माइनस दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी +40 है, और इसको भी जो लॉस होने वाली जो है मेंबर्स है वो है BCDE, तो इसको भी ऐड करके 40, तो +40 -40 वो यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से 2 पर्सन जीरो सम गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम मतलब जीरो सम हमने समझ लिया। 2 पर्सन मतलब अगर यही सेम गेम अगर 2 लोग के बीच में हो रहा है तो 2 पर्सन जीरो गेम। जैसे कि ये वाली एग्जाम्पल, 2 पर्सन है A और B, और यहाँ पे जीरो सम भी है, दोनों का एक प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 2 पर्सन जीरो सम गेम हो गया। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है। सो अ गेम विथ 2 players where the gain of 1 person equals to the loss of others is known as 2 person zero sum game. It is known as rectangular game. अब इसको rectangular game बोलते हैं। ये वाली चीज MCQ में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेना आप लोग। बिकॉज देयर पे ऑफ मैट्रिक्स इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसका पे ऑफ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी। ये सबसे मेन है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी हम लोग को ही लगाना होता है तभी वो गेम हमारा, जो भी प्लेयर्स खेल रहा है, जिसको भी जीतना है या फिर जो भी जीतेगा, वो अच्छी स्ट्रैटेजी चूज करता है जिसकी वजह से वो जीतता है। तो यही यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी इज अ टर्म डिफाइंड
as a complete set of plans of action specifying precisely what the player will do under every possible future contingency that might occur during the play of the game। तो स्ट्रैटेजी वही है जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा कि प्लान जो है और एक्शन जो है उसको हर एक पॉसिबल सिचुएशन में क्या प्लान करेगा, ठीक है, रेडी होना पड़ेगा। जैसे कोई भी गेम में खेल रहे हैं उसको जीतना ही है तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या मूव लेंगे, ऐसा सिचुएशन आएगा तो कब क्या करेंगे। तो हर एक चीज में हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग गेम को जीत सकते हैं। अदरवाइज वो गेम जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जीतने के लिए और चांसेस कम हो जाएंगे जीतने के लिए। तो अंडर एवरी पॉसिबल फ्यूचर कॉन्टिजेंसी डेट माइट अकर ड्यूरिंग द प्ले ऑफ द गेम, हर एक पॉसिबल सिचुएशन में क्या क्या हम लोग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं वो प्लान करना पड़ेगा, उसको कहेंगे स्ट्रैटेजी, ठीक है। दैट इज स्ट्रैटेजी ऑफ अ प्लेयर इज द डिसीजन रूल ही यूजेस फॉर मेकिंग अ चॉइस, ठीक है, फ्रॉम हिज लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन। लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब कि जो गेम का जो रूल है, ऐसा नहीं है कि वो रूल से बाहर हट के कुछ चूज करना है। ऑब्वियसली अगर कोई गेम है तो उसका कुछ रूल होगा, उसी रूल के अंदर ही उसको स्ट्रैटेजी चूज करना है और जो कि उसका डिसीजन मेकिंग में जो है बेनिफिशियल हो और हर पॉसिबल सिचुएशन में उसको क्या क्या चूज करना है वो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करे, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी जो है दो टाइप के होते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी जिसमें पहले से पता होता है कि प्लेयर्स क्या करने वाला है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी टीम है या प्लेयर है, उसको पहले से पता होगा कि हम लोग क्या चूज करने वाले हैं। जैसे कि उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको पहले से पता है कि हाँ हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमें यही वाली ऑप्शन को चूज करके गेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पहले से पता है कि चूज तो यही करना है, तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी को कहेंगे प्योर स्ट्रैटेजी। और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का मतलब प्लेयर्स को पहले से नहीं पता होता है, इसके मतलब कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इन नंबर ऑफ ऑप्शंस है और उसके बाद उसमें से उसको नहीं पता है कि वो क्या चूज करेगा। तो वो या तो प्रोबेबिलिस्टिक वे में चूज करेगा या फिर अपना कुछ स्ट्रैटेजी लगा के चूज करेगा, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो प्योर स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड प्योर इफ वन नोज इन एडवांस, उसको एडवांस में पता है कि उसको क्या करना है, ऑफ द प्ले दैट इट इज सर्टेन टू बी अडॉप्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी द अदर प्लेयर्स माइट चूज, ठीक है। पहले से पता है तो प्योर हो गया। और मिक्स्ड का मतलब हुआ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मिक्सर फॉर ईच प्लेयर मे बी डिटरमाइंड बाई असाइनिंग टू ईच स्ट्रैटेजी इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन, ठीक है। अब जैसे कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें पहले से नहीं पता है कि वो क्या आने वाला है, ठीक है। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप के में जो है प्रोबेबिलिटी वे में लेते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी को। सो द स्ट्रैटेजी सो डिटरमाइंड इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रैटेजी because it is a probabilistic combination of the available choice of strategy। ये क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कोई एक ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें जैसे हेड और टेल है तो दो आ सकते हैं, ठीक है। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे, अगर एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो 6 ऑप्शन आ सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो इस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी वे में मिक्स्ड स्ट्रैटेजी को देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी इज डिनोटेड बाई एस। एस का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। और एस यहाँ पे x1 x2 से रिप्रेजेंट किया है। x1 x2 क्या है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका जो स्ट्रैटेजी है उसको चूज करने के लिए बहुत सारे प्रोबेबिलिस्टिक वे है, तो इसीलिए इसको सेट की तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है x1 x2 xn तक। और x है हमारा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम करने पे हमारा 1 आता है। सो x1 प्लस x2 प्लस xn यहाँ पे 1 होगा। और इट इज एविडेंस दैट अ प्योर स्ट्रैटेजी इज अ स्पेशल केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा पे ऑफ। पे ऑफ क्या है? पे ऑफ इज अ आउटकम ऑफ प्लेइंग द गेम। अब देखो इतना देर से हम लोग देख रहे हैं आउटकम वगैरह पढ़ रहे हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम आएगा, हेड और टेल, ठीक है। तो वो हेड और टेल क्या है? वो है आउटकम। तो आउटकम को यहाँ पे गेम थ्योरी में क्या बोलते हैं? पे ऑफ। सो पे ऑफ क्या है? आउटकम ऑफ प्लेइंग द गेम। सो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग पे ऑफ बोलते हैं। बट पे ऑफ को ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, अभी जो गेम थ्योरी में जो आगे पढ़ेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। पे ऑफ मैट्रिक्स, तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो क्या है वो टेबल है। मैट्रिक्स तो 11 12 में या फिर 10 में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स को, आगे भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले मैट्रिक्स। तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में होता है जो शो करता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर नेम्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड। देखो प्लेयर मतलब क्या है? 2 लोगों के बीच में गेम चल रहा है तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है वो डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट जो है रिसीव हुआ, मतलब
प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, जिस भी प्लेयर का नाम जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी इसको साथ साथ ही दिखा रही हूँ। जैसे कि ये एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, तो ये वाला जो चीज़ है वो डिफाइन कर रहा है कि ये मैट्रिक्स में कि ये जो प्लेयर दोनों के बीच में जो है किस तरीके से गेम चल रहा है, ये है पे ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिखा है कि पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल शोइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर नेम्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्लेयर है और जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए जैसे A1 A2, तो ये बेसिकली A1 A2 में अभी रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे 2 3 4 इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सपोज A11 की जगह 2 है, इसका मतलब 2 रुपीज का फायदा हुआ। अमाउंट रिसीव्ड बोला ना, मतलब प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ प्लेयर ए को। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेयर रहेगा, तो पे ऑफ मैट्रिक्स वो बताता है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, रिसीव हुआ। ठीक है, आफ्टर ऑल पॉसिबल प्लेज ऑफ द गेम। ठीक है, देन द पेमेंट इज मेड बाय द प्लेयर नेम्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल क्या है, प्लेयर बी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी पेमेंट ए को रिसीव होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा बी के थ्रू। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए A11 की जगह 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्लेयर ए को 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और प्लेयर किसके थ्रू हुआ, प्लेयर बी के थ्रू हुआ। इसका मतलब प्लेयर बी को 2 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पे ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसको पे ऑफ मैट्रिक्स जो है देखेंगे और सॉल्व करेंगे। काफी इजी सा चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। इफ अ प्लेयर ए हैज m कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द प्लेयर बी हैज n कोर्सेज, देन पे ऑफ मैट्रिक्स में बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, प्लेयर ए के पास m कोर्सेज ऑफ एक्शन है वो कर सकता है और बी के पास n है। तो जो स्टेप्स होंगे वो है रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ए। रोज डेजिग्नेशन मतलब रो वाइज। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे प्लेयर ए है इसका रोज को देखेंगे। रोज मतलब A11 ये A1 के लिए है, प्लेयर ए के लिए A12 सब। तो ये जो है प्रॉफिट हो रहा है किसको, जो रो वाइज अगर देख रहे हैं तो प्लेयर ए के लिए। और इसी तरीके से अगर कॉलम वाइज देखेंगे ना, A11 फिर A21 फिर A31, तो ये किसके लिए होगा, प्लेयर बी के लिए होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉलम डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर द कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू बी। इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट है, विथ अ 2% जीरो सम गेम द सेल एंट्रीज इन द बीज पे ऑफ मैट्रिक्स विल बी निगेटिव ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द एज पे ऑफ मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स विल बी। अब जो 2% जीरो सम गेम है उसका क्या होगा, एक का पॉजिटिव होगा और अगर बीज पे ऑफ मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव होगा। 2% जीरो सम गेम हमने अभी भी पढ़ा, दो लोग के बीच में होगा और उसका जो ए प्रॉफिट होगा, जो भी कॉम्पिटिटर्स है ए और बी, उसका जो प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा उसका सम करने पे जीरो होगा, तो उसको बोलेंगे जीरो सम गेम। तो इन दोनों के लिए अगर पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, ए पे ऑफ मैट्रिक्स और बी पे ऑफ मैट्रिक्स, तो प्लेयर ए बी है यहाँ, इसी तरीके से यहाँ भी प्लेयर ए और बी है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज, जो हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स लिखे हुए हैं A11 A12, तो ये तो है हमारा कि A11 प्लेयर ए का प्रॉफिट है और किसके थ्रू है, प्लेयर बी के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है -A1, अगर 20 पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे प्लस यहाँ पे A11 है तो यहाँ सेम -A11 सभी में जो है माइनस लगा के लिखेंगे, सेम वैल्यू रहेगा माइनस में और ये हो जाएगा 20 पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये किसके लिए, ये है जीरो सम के लिए। 2 प्लेयर जीरो सम गेम, 2 प्लेयर के बीच में, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका क्या होगा, सम क्या होगा, जीरो होगा। तब उस सिचुएशन में पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है। तो पे ऑफ क्या है, पे ऑफ का मतलब है आउटकम्स ऑफ प्लेइंग द गेम। जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं जैसे हेड और टेल, और या फिर रोलिंग या डाइस में आता है 1 से लेके 6 तक के नंबर, तो आउटकम्स उसको बोलेंगे पे ऑफ। और उस चीज को हम लोग मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स में 2 प्लेयर को या 2 टीम को ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेयर ए और प्लेयर बी है, या फिर टीम ए और टीम बी भी कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, स्ट्रैटेजीज को चूज करने पे किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के थ्रू, तो उसको कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। सो गाइस, होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और इसकी PDF की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर लेना एक बार। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल वगैरह जो है स्टार्ट करेंगे। प्योर स्ट्रैटेजी और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।